Good evening to all of you. Once again, most welcome to all of you on my YouTube channel इंग्लिश बाय बिहारी बाबू। जी हाँ, बिल्कुल देसी अंदाज, खाटी मेथड और सरल विचार के साथ आप सभी हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए आज फिर हम एक आर्टिकल लेकर आए हैं। आज का आर्टिकल हमने हिंदू के बजाय द इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। ठीक है, आज के आर्टिकल बहुत खास है क्योंकि आज का आर्टिकल जो है वो अर्थव्यवस्था से संबंधित विषय वस्तुओं पे है। उससे पहले आर्टिकल पढ़ने से पहले हम आज के जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उस शब्दों को देख लेते हैं, फिर आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, जो भी महत्वपूर्ण शब्द हैं इसमें आए हैं उसको देख लेते हैं। तो जैसे कि पहला जो शब्द है वो है फिजिकल। फिजिकल, हाँ, एक चीज हम जरूर कहना चाहेंगे, शब्दों को आप लोग रटने के बजाय शब्दों को समझने का प्रयास कीजिए। जब आप समझने का प्रयास करने लगेंगे, यानी कहने का मतलब है कि आप शब्दों को एग्जाम्पल के माध्यम से मन मस्तिष्क में बैठाने का प्रयास कीजिए। जब आप एग्जाम्पल के माध्यम से शब्दों को जब रिलेट करना शुरू कर दीजिएगा, वो शब्द कभी नहीं भूलिएगा। ये लिख कर रख लीजिए, इस चीज का अनुभव है, इसलिए इस बात को मैं बोल रहा हूं। ठीक है, फिजिकल राजकोषीय वित्तीय, सिनोनिम्स के रूप में इसका जो होगा फिनेंशियल होगा। फिनेंशियल मतलब इसका वही होता है वित्तीय। अगला जो शब्द होगा कंजर्वेटिव। लोग कहते होंगे, आप सुने होंगे कि उसके पापा बड़ा कंजर्वेटिव है, उसकी मम्मी बड़ा कंजर्वेटिव है, यानी पुराने ख्यालात के, अपरिवर्तनीय, रूढ़िवादी विचार के, जो परिवर्तन ना होने वाले, ठीक ना, वही जमाना के, उसी को कहा जाता है कंजर्वेटिव। अगला जो इसका सिनोनिम्स होगा डोनिस, इसका जो सिनोनिम्स होगा वो डोनिस इलेबरल। डोनिस इलेबरल सिनोनिम्स के रूप में उपयोग हो सकता है। अगला शब्द की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला शब्द भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मूल्यांकन यानी असेसमेंट। असेसमेंट मतलब होता है मूल्यांकन करना। इवेल्युएशंस, अप्रेजल, डायग्नोसिस। इवेल्युएशंस, अप्रेजल, डायग्नोसिस, ये तीनों जो शब्द हैं, तीनों का मतलब तकरीबन मूल्यांकन ही होता है। आप बहुत अच्छा शब्द है असेसमेंट। एग्जामिन, एग्जामिन हम लोग सुने भी होंगे। एग्जामिन कर रहे हैं हम, जांच रहे हैं, परख रहे हैं, देख रहे हैं। एग्जामिन का सिनोनिम्स के रूप में लुक इनटू, चेक ऑफ, स्क्रूटिनाइज हो सकता है। हालांकि लुक इनटू और चेक ऑफ एक फ्रेजल वर्ब्स है, जबकि स्क्रूटिनाइज एक शब्द है। स्क्रूटिनाइज को हम लोग सिनोनिम्स के रूप में एग्जामिन के देख सकते हैं। हाँ, ये वर्ड्स पूछा हुआ भी है। प्रीवियस ईयर के आप जब सेट प्रैक्टिस कीजिएगा या मॉक टेस्ट दीजिएगा तो उसमें ये शब्द आ सकते हैं, बहुत ही मजबूत शब्द माने जाते हैं। आगे चलते हैं। मजबूत मतलब आने की संभावना वाले शब्द माने जाते हैं। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब होता है संकट। सिनोनिम्स के रूप में डिफिकल्टी, एडवर्सिटी, कैलामिटी। ये डिफिकल्टी मतलब सब लोग जानते हैं, एडवर्सिटी और कैलामिटी मतलब भी संकट, विपत्ति, आपदा होता है, विपरीत स्थिति होता है। एडवर्सिटी मतलब विपरीत स्थिति होता है। यानी तीनों ये शब्द डिस्ट्रेस के सिनोनिम्स के रूप में उपयोग हो सकते हैं, होते हैं। शार्प, उसकी रामपुरी जो है ना, यानी चाकू, बड़ा ही शार्प है, बहुत तेज है उसका चाकू, चाकू का धार। सिनोनिम्स के रूप में इंटेंस, एक्यूट, रैपिड, क्विक। इसमें जो एक एक्यूट शब्द है वो अक्सर महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि ये चारों शब्द के मतलब जो सिनोनिम्स के रूप में आया है वो चारों का मतलब तकरीबन कहीं ना कहीं तेजे ही होता है। अलग बात है इनका उपयोग अलग अलग जगहों पे होता है, लेकिन चारों का जो अर्थ होता है वो तेज ही होता है। ठीक है, अगला हम लोग वर्ड्स की ओर बढ़ते हैं। लिंगरिंग, सुस्त, लिंगरिंग, सुस्त, स्लगिश, स्लैक, स्लैक, लेथर्जिक, लेथर्जिक। ठीक है, तो स्लगिश, स्लैक, लेथर्जिक तीनों महत्वपूर्ण शब्द हैं। और लिंगरिंग तो ऑलरेडी है ही, हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में पूछ भी दे, इसलिए बी केयरफुल अबाउट दिस वर्ड। आगे चलते हैं। एग्जॉस्टिक, एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव। ठीक है, इसके मतलब संपूर्ण या विस्तृत होता है। एग्जॉस्टिव मतलब संपूर्ण या विस्तृत होता है। बार बार हम शब्दों को इसलिए बोलते हैं ताकि आप लोगों के मन मस्तिष्क में बढ़िया से जाए और ये बैठे, इसको स्थान मिले। आगे चलते हैं। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मतलब भी संपूर्ण या विस्तृत होता है। कंप्रिहेंसिव मतलब भी संपूर्ण, विस्तृत, व्यापक,
इत्यादि शब्द का सेंस होता है। चलिए अगला शब्द की ओर बढ़ते हैं। टेपर, TAPER, टेपर, शंकु, घटना। सिनोनिम्स के रूप में होगा इवेंट्स, अकरेंस, अकरेंस कोई घटना घट जाता है, कोई अकरेंस हो जाता है। फिनोमेनन, फिनोमेनन ये भी एक घटना के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसका मतलब एक परिस्थिति भी होता है, लेकिन ये जो तीनों शब्द है ये टेपर का प्रयोग टेपर के सिनोनिम्स के रूप में आ सकते हैं। आइए टेंट्रम, क्रोधवेश, क्रोधवेश, क्रोध आवेश या टेंट्रम मतलब आप और हिंदी शब्द में कह सकते हैं उचीड़ के आवेश में है, खिसिया गया है, बहुत ज़्यादा ये गुस्सा में आ गया है। टेंट्रम मतलब हो सकता है ब्लो अप, एक्सप्लोजन मतलब एक्सप्लोजन हो गया है, उसमें एक गुस्सा तरीके का विचार आ गया है। ठीक है, तो ये टेंट्रम मतलब क्रोध वेश होता, इसका सिनोनिम्स के रूप में ब्लो अप, एक्सप्लोजन होता है। आगे चलते हैं। स्कार्स, स्कार्च, स्कार्च दाग निशान, स्कार्च दाग निशान, सिनोनिम्स के रूप में ब्लर, एयर मार्क, ब्लर, एयर मार्क, यानी ब्लर मतलब भी दाग, एयर मार्क मतलब भी दाग निशान वगैरह होता है। स्कार्च का ये सिनोनिम्स के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं, होते हैं। फ्लैक्ड यानी झुक जाना, फ्लैक्ड झुक जाना। इंक्लाइन, ब्लो, डिफ्लेट, रिक्लाइन, इंक्लाइन मतलब भी झुकना, ब्लो मतलब भी वही होता है, डिफ्लेट मतलब भी डिफ्लेट हो जाना, झुक जाना, रिक्लाइन मतलब भी झुक जाना। बिनाइन बहुत ही महत्वपूर्ण और मजबूत शब्द है, सिनोनिम्स के रूप में अक्सर पूछा है, पूछ भी सकता है आने वाले एग्जामों में, खास करके एयरफोर्स NDA वाले ज़्यादा सतर्क रहे ऐसे शब्दों से। चलिए बिनाइन, सौम्य, सौम्य, काइंडली, प्लेकेबल, सौम्य, बिनाइन मतलब होता है सौम्य, कोमल, मुलायम, ठीक ना। काइंडली, प्लेकेबल सिनोनिम्स के रूप में उपयोग हो सकते हैं। रिलाइन यानी भरोसा करना, भरोसा, सिनोनिम्स रिलाई ऑन, बिलीव, ट्रस्ट, ये सारे महत्वपूर्ण शब्द हैं इसके मतलब आप लोग जानते भी होंगे। कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट यानी बाध्य करना, रोकना, कंस्ट्रेंट यानी बाध्य करना, रोकना। कंपेल, ऑब्लिगेट, कोरस, कोरस, ठीक ना, यानी जबरदस्ती, कोरस मतलब होता है जबरदस्ती, ठीक ना। ऑब्लिगेट, कंपेल यानी बाध्य करना, ये तीनों सिनोनिम्स के रूप में उपयोग हो सकते हैं। कंस्टेंट का सिनोनिम्स के रूप में हो सकते हैं। क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब होता है रिलायबल, ऑथेंटिक, फैक्टफुल। क्रेडिबल मतलब हम सभी लोग जानते हैं विश्वसनीय होता है। चलिए यहीं पर ये शब्द जो शब्दों का ये था ये समाप्त होता है। अब आगे हम लोग अपने आर्टिकल में चलते हैं। आर्टिकल में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद से आर्टिकल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और समझना स्टार्ट करते हैं। चलिए आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। किसी भी न्यूज़पेपर के नाम के पहले द लगता है, द ये मेरे कैमरा के पीछे छुपा हुआ है। फाउंडेड बाय रामनाथ गोयनका, इंडियन एक्सप्रेस के जो ये फाउंडर हैं रामनाथ गोयनका। चलिए हम लोग मुख्य अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक आज का है रैंप अप सपोर्ट, यानी सपोर्ट को रैंप अप किया जाए, ठीक ना, यानी सपोर्ट को रैंप अप किया जाए यानी सुधारा जाए। रैंप अप मतलब क्या होता है, सुधारा जाए, ठीक है, तो सपोर्ट को सुधारा जाए। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स पर आप लोगों से चर्चा करना चाहते हैं। ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स यानी हम सिर्फ मेन वर्ब और उस मेन वर्ब के सब्जेक्ट पर इस आर्टिकल में बात करेंगे। यानी यदि कोई शब्द मेन वर्ब के रूप में है तो उस शब्द का सब्जेक्ट कौन होगा, इस चीज़ को हम लोग देखते चलेंगे। अब पूछिएगा इससे फ़ायदा क्या है। इससे फ़ायदा यही होगा कि जो ये लिखने का जो ये लिखा गया है, जो भी जिस तरीका से लिखा गया है उस पर आपका पकड़ बनता जाएगा। जब ऐसे चीज़ों को आप एग्जामिन करते चलिएगा, एग्जामिन मतलब जांचते परखते चलिएगा, तो ठीक है। इसलिए ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स भी जरूरी है सेंस के साथ साथ, तो हम लोग समझते चलेंगे और ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स को भी देखते चलेंगे। हाँ, ये जो बैगनी कलर से जो भी आप लोगों को स्केचिंग किया हुआ हाईलाइटेड शब्द हैं, ये सारे के सारे सब्जेक्ट के रूप में हैं, सब्जेक्ट। और ये जितने भी ग्रीन यानी हरा भरा जो दुल्हन
हरा भरा होती है। यानी ग्रीन, ये सारे मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब को आप दुल्हन मान लीजिए, सब्जेक्ट को आप दूल्हा मान लीजिए। आसान हो जाएगा इस थेसिस पे भी समझना सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। अब देखिए, कभी भी मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब का कभी भी एक ही सब्जेक्ट होता है, एक ही वर्ड सब्जेक्ट्स के रूप में इस्तेमाल होते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या एक से अधिक वर्ड्स मेन सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकते हैं? जी नहीं, एक से अधिक वर्ड्स मेन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं आ सकते हैं। सब्जेक्ट के रूप में मात्र एक वर्ड्स होता है। जैसे एक दूल्हा होता है शादी में, बाकी जो भी लोग होते हैं वो तो सपोर्टिव होते हैं, सपोर्टिव होते हैं। सारे लोग दूल्हा नहीं होता है, सारे को दुल्हन नहीं मिलती है, दुल्हन एक को मिलती है। वैसे ही एक वर्ड सब्जेक्ट होता है और उस वर्ड के लिए मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हाँ, कंपाउंड नाउन जो होता है उसमें 2-3 वर्ड्स मिलता है, लेकिन कंपाउंड नाउन को भी एक ही वर्ड्स माना जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी देखते चलेंगे, अपने सब्जेक्ट्स और मेन वर्ब्स को भी, और सेंस भी समझते चलेंगे। आज का आर्टिकल बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश के अर्थव्यवस्था से संबंधित है, जिस पर राजनेता सब बात नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ कॉलमिस्ट ही बात करते हैं। तो हम लोग हेडिंग को समझ लिए हैं, आगे अब हम लोग चलते हैं अपने सबटाइटल की ओर। सबटाइटल में कह रहा है कि इकोनॉमी सर्वे पॉइंट्स टू स्कोप ऑफ ग्रेटर गवर्नमेंट्स एड टू इकोनॉमी। इकोनॉमी सर्वे में जो बिंदुएं हैं, जो भी बिंदुएं हैं, मुख्य बातें हैं, टू स्कोप फॉर ग्रेटर गवर्नमेंट एड, वो स्कोप को दर्शा रहा है कि एक ग्रेटर, एक बहुत ज़्यादा सरकार की सहायता की बात बोला जा रहा है। उस जो भी इकोनॉमी सर्वे है, इकोनॉमी सर्वे में सरकार की एक बहुत बड़ा सहायता की बात कहा जा रहा है अर्थव्यवस्था के लिए, कि सरकार अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा सहायता करे, गवर्नमेंट सहायता करे। क्रेडिबल पाथ, और आगे देखिए फुल स्टॉप के बाद से, क्रेडिबल पाथ फॉर फिस्कल कंसोलिडेशंस इज ऑल्सो नीडेड। और फिस्कल कंसोलिडेशंस यानी वित्तीय, फिस्कल मतलब होता है वित्तीय, कंसोलिडेशन मतलब होता है एकत्रीकरण। वित्तीय एकत्रीकरण के लिए एक विश्वसनीय पाथ इज ऑल्सो नीडेड, वो भी एक आवश्यकता है। ठीक है, इज ऑल्सो नीडेड। अब यहाँ पर इज, वैसे इज तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये एक्जुलरी वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पर कोई मेन वर्ब ना होने के कारण एक्जुलरी वर्ब ही मेन वर्ब बन जाता है। अब सहायक क्रिया मेन क्रिया यानी मुख्य पत्नी बन जाता है सब्जेक्ट का, जब कोई और वर्ब नहीं रहता है, जब एम भी नहीं रहता है, तो ये जो एक्जुलरी वर्ब है वो मेन वर्ब बन जाता है। देखिए ना कितना बढ़िया सेंस निकलेगा। पाथ इज ऑल्सो नीडेड, यानी रास्ता भी जरूरी है। ठीक है, अब आगे हम लोग अपने विषय वस्तु पे आते हैं। The Economics Survey 2021-22 tabled by Finance Minister Nirmala Sitharaman in Parliament on Monday। इकोनॉमी सर्वे 2021-22 को टेबल पे रखा गया फिनांस मिनिस्टर के द्वारा पार्लियामेंट में मंडे को। ठीक है, इकोनॉमी सर्वे 2021-22 को रखा गया है। अब देखिए, expect the Indian economy to grow by 8 to 8.5% in upcoming financial year। और ये अनुमान लगाया जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रो करेगा 8 से 8.5% के रफ्तार से आने वाले कमिंग सालों में, यानी आने वाले सालों में। अब यहाँ पर जो एक्सपेक्ट जो है, एक्सपेक्ट मतलब अनुमान लगाया गया है। एक्सपेक्ट का जो ये सब्जेक्ट है, कौन अनुमान लगाया है? फिनांस मिनिस्टर का अनुमान है कि ये हमारा अर्थव्यवस्था 8.5 या 8% से ग्रो करेगा। तो ये फिनांस मिनिस्टर इसके साथ, ये फिनांस मिनिस्टर जो लिखा गया ये कंपाउंड नाउन में है, यानी कंपाउंड नाउन को एक वर्ड्स माना जाता है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट्स के रूप में है एक्सपेक्ट के। आगे चलते हैं। On the back of a 9.2% expansion in 2021 to 22,
जबकि आप इसके पीछे देखें तो 9.2% के रफ्तार से एक्सपेंशन हुआ है, यानी हमारा अर्थव्यवस्था चला है 2021-22 का। ठीक है। द सर्विस प्रोजेक्शंस, जो सर्विस का प्रोजेक्शंस हैं यानी अनुमाने हैं, प्रोजेक्शंस प्लुरल हो जा रहा है, प्लुरल सब्जेक्ट्स, अपीयर कंजर्वेटिव, उसमें दिख रहा है एक अपरिवर्तनशीलता। कंजर्वेटिव मतलब हम ऑलरेडी पहले बताए हैं कि परिवर्तनशीलता होता है, परिवर्तनशील होता है। ठीक है, तो उसमें अपरिवर्तनशीलता दिख रहा है। ओहो, जब आप कंपेयर करते हैं, आगे कह रहा है व्हेन कंपेयर टू रिसेंट असेसमेंट ऑफ द आईएमएफ, जब आप रिसेंट असेसमेंट जब आप देखते हैं, हाल ही के जो असेसमेंट यानी जो मूल्यांकन किया गया है, असेसमेंट मतलब होता है मूल्यांकन करना है, आईएमएफ के द्वारा जो मूल्यांकन किया जा रहा है उसमें आप बहुत एक कंपेयर देख सकते हैं, एक तुलना देख सकते हैं। व्हेन कंपेयर, जब आप कंपेयर करते हैं तो which has phased the economy to grow 9%, जिसके पेज में ये लिखा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था ग्रो करेगा 9% की रफ्तार से। ठीक है, उसके पेज में ये दर्ज है आईएमएफ के। आगे देखिए, और द वर्ल्ड बैंक विच एक्सपेक्ट टू इट ग्रो एट 8.7%, जबकि वर्ल्ड बैंक का अनुमान है, एक्सपेक्ट्स मतलब होता है अनुमान है, कि इट ग्रो एट 8.7%, ये 8.7% से ग्रो करेगा। वर्ल्ड बैंक 8.7, ठीक ना। आईएमएफ 9% का अनुमान लगाया है, और भारत सरकार का अनुमान 8 से 8.5% है, उनके भारत सरकार के वित्त मंत्री का, जो पार्लियामेंट में उन्होंने रखा है। तो यही है, आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन एक सब्जेक्ट के रूप में आया है, सब्जेक्ट्स, और ये इसका वर्ब है एस्पेक्ट्स। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो शब्द होता है वो एंटीसीडेंट्स होता है। एंटीसीडेंट्स के अनुसार ये रिलेटिव प्रोनाउन के सब्जेक्ट्स के सिंगुलर और प्लुरल निर्भर करता है। यदि रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट्स यानी उसके पीछे वाला वर्ड्स यदि सिंगुलर होगा तो आगे वाला शब्द जो होगा यानी जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, यानी रिलेटिव प्रोनाउन का वर्ब सिंगुलर होगा। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक है। वैसे ही ऊपर में विच हैज़ पेस्ट यानी हैज़ यहाँ पर एक्सुलरी वर्ब्स है, मेन वर्ब्स है, आप लोग देख सकते हैं। आगे चलते हैं। एज द एनुअल फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, जैसे कि जो वार्षिक जो फ्लैगशिप जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किया जाता है फिनांस मिनिस्ट्री के द्वारा, इट इज़ डिस्टर्बिंग दैट, वो डिस्टर्ब कर रहा है, वो परेशान कर रहा है, डैट द सर्वे डजंट एग्जामिन द अनइवन नेचर ऑफ रिकवरी इन ग्रेटर डिटेल। वो परेशान कर रहा है कि जो ये सर्वे हैं, जो भी ये सर्वे आया है आईएमएफ का या वर्ल्ड बैंक का, डजंट एग्जामिन, इन्होंने बढ़िया से जांचा परखा नहीं है, इवन नेचर, अनइवन नेचर, इवन मतलब संभाव या अनइवन मतलब विषम स्वभाव को, इकोनॉमी रिकवरी के यानी रिकवरी के ये विषम स्वभाव को उन लोगों ने ग्रेटर डिटेल में नहीं जांचा परखा है, इसलिए उनका जो प्रोजेक्शन है वो थोड़ा सा जल्दी ज़्यादा है भारत के प्रोजेक्शंस के अलावा के परिप्रेक्ष्य में। द कंटिन्यूइंग डिस्ट्रेस इन लेबर मार्केट्स, लगातार डिस्ट्रेस है लेबर मार्केट्स में यानी मजदूर बाजार में। द शार्प राइज इन इनइक्वलिटी, एक शार्प राइज जो देखा गया है, बिल्कुल तेज असमानता देखा गया है। इनइक्वलिटी मतलब होता है असमानता देखा गया है। हाल ही में कुछ दिन पहले रिपोर्ट आया है कि गरीब गरीब होता गया है, अमीर अमीर होता गया है। कहा तो ऐसा भी जाता है, कहा क्या जाता है, हकीकत ही है कि 98% संपत्ति विश्व का मात्र 2% लोगों के पास है। समझ रहे हैं ना। तो आप देख सकते हैं इनइक्वलिटी आर्थिक रूप से कितना फैला हुआ है इस विश्व में, भारत में ही नहीं पूरा विश्व में, लेकिन भारत में कुछ ज़्यादा ही ये महामारी के कारण हो गया है। आगे देखिए, द लिंगरिंग फिनेंशियल स्ट्रेस अमॉन्ग द एमएसएमईज, जो लिंगरिंग फिनेंशियल स्ट्रेस यानी जो एक सुस्त जो निराशा आ गया है अमॉन्ग एमएसएमई सेक्टर्स, इसको कहा जाता है। एमएसएमईज का मतलब होता है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी जो सूक्ष्म
सूक्ष्म लघु मध्य जो मझौले जो इंटरप्राइजेज होते हैं, यानी जो उद्योग होता है जिसको इनफॉर्मल सेक्टर कहा जाता है, उसमें बहुत बड़ा मतलब स्ट्रेस देखा गया है, एक चिंता देखा गया है और सुस्ती देखा गया है। स्पेशली दोज ऑपरेटिंग इन द इनफॉर्मल पार्ट ऑफ इकोनॉमी, खास करके जो लोग संचालित करते हैं अर्थव्यवस्था के इनफॉर्मल पार्ट्स को, यानी वही एमएसएमई सेक्टर को जो चलाते हैं। अब एमएसएमई सेक्टर मतलब क्या, यानी एक पकौड़ी का दुकान कोई खोला है तो वो भी कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म या लघु उद्योग है, उसके लिए कमाने का, उसका जीविका चलाने का ये है। लेकिन ये महामारी ने उसको भी डैमेज कर दिया, बंद रखना पड़ा बहुत दिन तक दुकान। तो यही कहा जा रहा है कि जो एमएसएमई सेक्टर है वो बिल्कुल ठप हो गया है भारत में। अब भारत में जो भी ये एमएसएमई सेक्टर है, यानी जिसको इनफॉर्मल सेक्टर भी कहा जाता है, इसी पर पूरा भारत का अर्थव्यवस्था कायम है। क्योंकि हमारे यहाँ फॉर्मल सेक्टर के नौकरी और फॉर्मल सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत कम हैं। हम लोग छोटे मझौले टाइप के रोजगार से अपने जीवन को जीते हैं, ठीक है, जिसको एमएसएमई सेक्टर कहा जाता है। ये देखिए, आर द इश्यूज डेट नीडेड टू बी एक्सप्लोर मोर एग्जॉस्टिवली। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम आप लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। ये एमएसएमईज जो है ना, ये सब्जेक्ट्स हैं आर का। एमएसएमईज आर इश्यूज, यानी एमएसएमईज यानी इनफॉर्मल सेक्टर, एमएसएमईज मतलब ये इश्यूज हैं, ये मुद्दाएं हैं, डेट नीड टू बी एक्सप्लोर, जिसे आवश्यकता है एक्सप्लोर करने का, मोर एग्जॉस्टिवली, पूरे संपूर्ण रूप से, अत्यधिक रूप से उसे ठीक करने की आवश्यकता है, एक्सप्लोर करने का आवश्यकता है। वाइल द सर्वे हैज साउट टू एश्योर दैट, जबकि वाइल द सर्वे हैज साउट टू एश्योर दैट, जबकि ये जो सर्वे आया है हैज साउट, उसने प्रयास किया है आश्वस्त करने का, दैट व्हेन इट कम टू मैक्रो इकोनॉमी स्टेबिलिटी, कि यदि भारत मैक्रो इकोनॉमी स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेता है, ठीक ना, में आ जाता है, मैक्रो इकोनॉमी स्टेबिलिटी में मतलब छोटे मझोले उद्योगों में जब भारत में स्थिरता आ जाता है, तो आगे देखिए, इंडिया इज बेटर प्लेस देन इट वाज एट द टाइम ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो कहा जा रहा है कि इंडिया इज बेटर प्लेस, तो भारत एक अच्छा जगह पे होगा, बजाय इट वाज एट द टाइम ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उस समय भारत का स्थिति बहुत खराब था। उसके बजाय बेटर कंडीशंस में होगा यदि भारत अपने एमएसएमई सेक्टर यानी मैक्रो इकोनॉमी को ठीक कर लेता है, मैक्रो इकोनॉमी स्टेबिलिटी यदि ला लेता है, यानी छोटे मझोले जो उद्योग है उसमें यदि स्थिरता बरकरार कर देता है, तो वैसा स्थिति नहीं आएगा जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, क्राइसिस के समय आया था, ठीक है। अब यहाँ पर इट वाज आप देख सकते हैं, ये सारे इट सब्जेक्ट हो जाएगा, वाज इसमें मेन वर्ब के रूप में है, इसलिए ये ग्रीन से किया गया है। आगे चलते हैं, एक और बढ़िया पॉइंट दे रहा है, जो टेपर टेंट्रम है, टेपर टेंट्रम को समझते हैं, ये लिक्विडिटी क्रंच होता है, ये एक इकोनॉमिकल वर्ड है, टेपर टेंट्रम यानी लिक्विडिटी क्रंच। अब लिक्विडिटी क्रंच मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी यानी पैसा का कमी हो जाना, क्रंच हो जाना, ठीक ना। लिक्विडिटी क्रंच, व्हाट इज लेस क्लियर, जो कि अभी स्पष्ट नहीं है, बहुत ही कम ही स्पष्ट है कि ऐसा शायद लिक्विडिटी क्रंच भी आ गया है भारत में। इज द एक्सटेंट, जो लिक्विडिटी क्रंच है, इज जो है वो टेपर टेंट्रम का वर्ब है, ठीक है। तो टेपर टेंट्रम मतलब लिक्विडिटी क्रंच इज एक्सटेंट, यानी देखा जाए तो भारत में लिक्विडिटी क्रंचेज बढ़ गया है, लिक्विडिटी क्रंचेज यानी पैसा की किल्लत कहीं ना कहीं बढ़ा है। टू विच द रिकवरी विल हेल द स्कार्स, जिससे रिकवरी विल हेल द स्कार्च, जो जिससे ये रिकवरी कर रहा है, जो अपना अर्थव्यवस्था जो है वो रिकवरी कर रहा है इस घाव को, इस निशान को, ठीक ना। स्कार्च मतलब होता है निशान, हम लोग पढ़े हैं, घाव को भर रहा है। ये विल हेल यानी विल इसमें एक्जुलरी वर्ब है, हेल मेन वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा रिकवरी हो जाएगा। आगे देखिए, इंड्यूस बाय पेंडेमिक इन नियर टर्म, यानी वो घाव को भर रहा है रिकवरी, अपना
अर्थव्यवस्था रिकवरी कर रहा है। जो घाव पेंडेमिक के द्वारा, जो निशान पेंडेमिक के द्वारा नियर टर्म में दिया गया है, हाल ही के टर्म में दिया गया है महामारी के द्वारा, उस घाव को भरने का प्रयास कर रहा है। आगे देखिए। While there is always a gap between growth projections and reality, जबकि हमेशा ही एक गैप देखा गया है एक ग्रोथ प्रोजेक्शंस में, यानी जो ग्रोथ का अनुमान जताया जाता है, और एक वास्तविकता में, और जो वो जिस ग्रोथ से इकोनॉमी वास्तविक में ये करता है, उसमें बराबर थोड़ा बहुत ये हेरफेर देखा गया है, अंतर देखा गया है, गैप देखा गया है। द सर्वे हैज राइटली फ्लैग्ड द रिस्क टू दिस प्रोजेक्शंस। इसलिए जो सर्वे है, हैज राइटली, यानी सर्वे हैज राइटली फ्लैग्ड, यानी बिल्कुल झुक गया है इस खतरा को लेकर, कि जो ये खतरा है उससे वो अपने प्रोजेक्शंस को झुका लिया है। रिस्क टू दिस प्रोजेक्शंस, यानी जो इस प्रोजेक्शंस के लिए जो खतरा है उससे वो झुक गया है। ठीक है, अपने प्रोजेक्शंस जो दिया है उससे थोड़ा बहुत झुक गया है। टू बिगिन विथ, यदि आप शुरू करें, द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज लाइकली टू बी लेस बिनाइन। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स हैं, लाइकली टू बी, यानी शायद ही, लेस बिनाइन है, यानी बहुत मतलब कम सौम्य हो, कोमल है, शायद ही बहुत कम बिनाइन मतलब होता है सौम्य, कोमल है। ठीक है, इन्वायरमेंट्स इज, यानी इन्वायरमेंट्स सब्जेक्ट हो जाएगा इज का। द रिस्क इज सॉरी एंड फाइनेंशियल कंडीशंस विल टाइटन कंसिडरेबली। और फाइनेंशियल कंडीशंस को हम लोगों को पकड़े रखना होगा बहुत, या उसको कठोर रूप से सोचना होगा, कंसिडरेबली यानी विचार करना होगा, ध्यान देना होगा। इन इट्स रिसेंट वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक, हाल ही में एक वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक में, यानी आउटलुक में, यानी दृष्टिकोण में, द IMF हैज पेस्ड ग्लोबल GDP ग्रोथ एट 4.4% इन 2022, डाउन फ्रॉम 5.9% इन 2021। जो 2021 में 5.9 का जो ग्लोबल GDP का ग्रोथ था, वो अब डाउन हो गया है 2022 में 4.4%। ये 5.9 से 4.4 पर आ गया। ये IMF के पेज में मेंशन है ये बात। ठीक है, स्पष्ट कर रहा है IMF हैज पेस्ड ग्लोबल GDP ग्रोथ। ठीक है, विथ ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू फॉल इन 2022। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो ग्लोबल ट्रेड का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का जो ग्रोथ है, एक्सपेक्टेड, अनुमानित है कि ये गिरेगा 2022 में। देयर इज ऑल्सो द थ्रेट ऑफ अनदर वेव ऑफ इन्फेक्शंस, और एक यहाँ एक अन्य वेव ऑफ इन्फेक्शंस, यानी संक्रमण का एक और ज़्यादा खतरा, एक लहर का डर भी है, थ्रेट मतलब खतरा भी है। एंड द एसोसिएटेड इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इससे संबंधित जो असर पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर, उसका भी डर तो है। आगे देखिए। एलिवेटेड क्रूड ऑयल प्राइजेस आर अनदर एरिया ऑफ कंसर्न्स, और जो एलिवेटेड, जो बिल्कुल बहुत लंबा, बहुत जो बढ़ गया है क्रूड ऑयल प्राइजेस, यानी कच्चा तेल का दाम, वो अनदर एक और अन्य चिंताजनक विषय है, सोचने वाला विषय है। वाइल, जबकि ये जो सर्वेज हैज एज्यूम्ड ऑयल टू रिमेन इन द रेंज ऑफ $70 to $75 पर बैरल, लेकिन जो ये सर्वे ने एज्यूम किया है, यानी अनुमान लगाया है कि ये जो ऑयल का जो प्राइस है वो $70 से $75 पर बैरल हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। क्रूड ऑयल प्राइजेज आर करेंटली अराउंड $90 पर बैरल। अभी जो क्रूड ऑयल का जो प्राइजेज है वो $90 पर बैरल है। ठीक है, प्राइजेस के यहाँ पर ये आप देख लीजिए, आर वर्ब है। ठीक है, यहाँ प्राइजेस का आर है। ठीक है, इस सर्वे का हैज एज्यूम्स, इसमें हैज एक्सुलरी वर्ब, एज्यूम मेन वर्ब्स। अगर आपका ग्रामर कमजोर है तो आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस में भी ग्रामर कर सकते हैं, पटना में। मजबूत है तो समझ सकते हैं। ठीक है, हालांकि अभी ऑनलाइन हम ग्रामर के सेशंस लेकर आने में थोड़ा सा विलम्ब है। आगे चलते हैं।
सर्वे हैज वंस अगेन माउंटेड ए स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफ पॉलिसी रिस्पॉन्स टू पेंडेमिक। देखिए कितना बढ़िया बात बोल रहा है। सर्वे हैज एक बार फिर से दोबारा सर्वे ने माउंटेड यानी चढ़ाया है ए स्ट्रॉन्ग डिफेंस, यानी एक मजबूती से डिफेंस किया है पॉलिसी रिस्पॉन्स से, यानी नीतियों के जवाब से इस पेंडेमिक को बचाने का प्रयास, इस पेंडेमिक से बचने का प्रयास किया है कि अपने नीतियों के माध्यम से बचने का प्रयास किया है। ये जो सर्वे है, सर्वे हैज वंस अगेन माउंटेड यानी चढ़ने का प्रयास किया है स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफ पॉलिसी रिस्पॉन्स, यानी पॉलिसी रिस्पॉन्स के स्ट्रॉन्ग डिफेंस से, ठीक ना। इस सर्वे में चढ़ने का प्रयास किया गया है, अर्थव्यवस्था की ऊंचाई जो है वो चढ़ेगा अगर बढ़िया नीति बनता है तो, और पेंडेमिक से ये होगा, पेंडेमिक को जवाब दिया जाएगा, रिस्पॉन्स किया जाएगा। आर्गुइंग इन फेवर ऑफ एम्फेसिस ऑन सप्लाई साइडेड ओरिएंटेड मेजर रेदर देन रिलाइंग सोली ऑन डिमांड मैनेजमेंट्स। आप डिमांड मैनेजमेंट्स केवल सोली मतलब होता है केवल डिमांड मैनेजमेंट्स के बजाय आप थोड़ा सा सप्लाई साइड्स पे भी ध्यान दें, सप्लाई साइड्स पे भी थोड़ा सा ज़्यादा जोड़ दें, ये कह रहे हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था जानते ही हैं सप्लाई और डिमांड पे निर्भर करता है, तो डिमांड मैनेजमेंट्स के बजाय थोड़ा सा सप्लाई पर भी ध्यान दिया जाए। सप्लाई, जो कंपनी से माल सप्लाई होता है, डिमांड भी जरूरी है, डिमांड जरूरी होगा तभी तो सप्लाई होगा, डिमांडें खत्म हो जाएगा तो सप्लाई कैसा, तो दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। इवन सो यहाँ तक कि कमिंग ए हेड ऑफ यूनियन बजट्स, जो आगे आने वाला है यूनियन बजट्स, जो आज आ गया है ऑन ट्यूसडे को, द अंडरलाइन मैसेज इज ऑफ कंटिन्यू गवर्नमेंट सपोर्ट टू रिकवरी, सपोर्ट टू इकोनॉमी। लगातार ये एक अंडरलाइन मैसेज यही है, एक सबसे ज़बरदस्त मतलब मैसेज यही है कि लगातार सरकार सपोर्ट करे अर्थव्यवस्था को, ठीक है। मैसेज सब्जेक्ट्स है, इज वर्ब है। द गवर्नमेंट हैज़ फिजिकल कैपेसिटी टू मेंटेन द सपोर्ट, और सरकार के पास फिजिकल कैपेसिटी है, यानी बजटीय उसके पास माल पताई है, उससे वो सपोर्ट कर सकता है इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को। एंड रैम्प अप कैपिटल एक्सपेंडिचर, और वो रैम्प अप करे, बढ़ाए अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को, ठीक है। व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत हो। इससे ये कहा जाता है, इससे कहता है कि द शार्प राइज इन सेंट्रल गवर्नमेंट्स रेवेन्यू प्रोवाइड्स, जो शार्प राइज देखा गया है, एक बिल्कुल तेज उत्थान देखा गया है, शार्प मतलब तेज उत्थान देखा गया है केंद्र सरकार के रेवेन्यू में, यानी टैक्सेस में, प्रोवाइड्स यह प्राप्त कराता है कि विथ नेसेसरी फिजिकल स्पेस, एक ये जरूरी आत्मक एक वित्तीय जगह भी प्राप्त कराता है, सॉरी हाँ, विथ नेसेसरी फिजिकल स्पेस, यानी आवश्यकता आत्मक एक वित्तीय स्पेस के साथ जो ये रेवेन्यू जो बढ़ा है भारत सरकार का। हाउएवर, चाहे जैसे भी, कंसिडरिंग दैट, वो कंसिडरिंग करे यानी ध्यान दे, द जनरल गवर्नमेंट्स डेट स्टैंड एट 89.3% in 2021 to 22, up from 74.6% in 2019 to 20। समझिएगा इस बात को, जो जनरल गवर्नमेंट्स का जो डेट है, डेट नहीं कहा जाता है, डेट कहा जाता है, बी साइलेंट हो जाता है। जो जनरल गवर्नमेंट्स का जो डेट है वो स्टैंड है, अभी वो खड़ा है किस पर, 89.3% पर। डेट मतलब होता है ऋण, यानी सरकार के ऊपर जो ऋण है वो 89.3% है 2021-22 में, जो ये फ्रॉम अप हो गया है 74.6% था ये 2019-20 में, ये ऋण सरकार के ऊपर, जो ये बढ़कर 2021-22 में 89.3% पर चला गया है। आगे देखिए, द गवर्नमेंट्स नीड टू रिमेन माइंडफुल ऑफ इट्स कंस्टेंट, सरकार को आवश्यकता है, नीड यानी आवश्यकता है, टू रिमेन यानी दोबारा से, माइंडफुल ऑफ इट्स कंस्टेंट्स की दिमाग रूप से यानी तार्किक शक्ति से इसको बाध्य करे, इसको बांधे, कंस्टेंट करे, यानी इसको रोके, ये बढ़ने ना दे, ये ऋण जो बढ़ रहा है सरकार के ऊपर परसेंट से, जो 89.3% से जो बढ़ रहा है, ये बढ़े ना, इसको रोके, ठीक है। द अपकमिंग यूनियन बजट्स विल बी जज्ड,
आने वाला यूनियन जो बजट्स होगा वो जज करेगा, यानी न्याय करेगा ऑन हाउ द फिनांस मिनिस्टर वायलेंस, कि फिनांस मिनिस्टर कैसे वायलेंस करती हैं, यानी संतुलन बनाती हैं। इकोनॉमी में सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है ना वो संतुलन शब्द है। वायलेंस बहुत जरूरी होता है सर, यहाँ तक कि इकोनॉमी में ही नहीं, जीवन में भी वायलेंस बहुत जरूरी होता है। ठीक है, वही बात कह रहा है कि आने वाले बजट्स में ये जज किया जाएगा कि कैसे फिनांस मिनिस्टर जो हैं वो बैलेंस बनाती हैं। बैलेंस एक यहाँ पे वर्ब है, फिनांस मिनिस्टर यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएंगे। द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ सपोर्टिंग इकोनॉमी, जो ट्विन यानी जो दो चीज़ें हैं, सपोर्टिंग इकोनॉमी यानी वो कैसे अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करती हैं, एंड और पुटिंग गवर्नमेंट्स फिनांसेस ऑन क्रेडिबल पाथ ऑफ कंसोलिडेशन, और कैसे वो गवर्नमेंट्स के पैसा को रखती हैं एक बेहतर पाथ पे, एक विश्वसनीय रास्ता पर एकत्रीकरण के लिए, कैसे भारत सरकार के पैसा को रखती हैं एक विश्वसनीय पाथ पर जिससे पैसा एकत्रित हो सके। अब ये आने वाले बजट्स पर निर्भर करेगा। ठीक है, आज का सेशन हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपका आज का सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। इसे आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा बांटते चलिए ताकि ये और अत्यधिक लोगों के पास पहुँचे, लोग आसानी से इंग्लिश से डरे ना, चीज़ों को समझे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।